Hello friends, today we are here to discuss one of the most important segment of the topic ionic equilibrium. मेरे पिछले वीडियो में हमने एक किस्सा डिस्कस किया था जो था हमारे व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले और वन अदर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज नोन एज बफर सॉल्यूशन. Now this is why I said important because we have found, हमने ये देखा है कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस जगह से सवाल आते हैं. एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे एकदम आसान तरीके से. ओके, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर. सो बफर सॉल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीच में हमने कुछ ये डाला है कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिज्म को समझने से पहले कॉमन आयन इफेक्ट समझना काफी जरूरी है. तो चलिए शुरुआत करते हैं बफर सॉल्यूशन से. बिफोर आई गो फॉर द डेफिनेशन, आई थिंक वी शुड हैव ए क्लियर आइडिया दैट व्हाट इज बफर सॉल्यूशन इज. बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर आप थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करेंगे उसका पीएच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो व्हाट आई सेड, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और बेस. मतलब एक सॉल्यूशन का एक एबिलिटी है, क्षमता है, ताकत है, पावर है कि अगर आपने उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाला उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा. और उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. कभी कभी हमें लगता है कि सर बफर सॉल्यूशन क्या हम लोग खाली हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में है इसीलिए तो नहीं पढ़ रहे हैं. मैं बोलूंगा सर बिकॉज ऑफ द बफर सॉल्यूशन हम लोग जिंदा हैं. क्यों? बिकॉज आवर ब्लड इज ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द बफर सॉल्यूशन. हमारा ब्लड का पीएच कितना है? 7.4. सो दैट इज ऑल्सो आई सेड दैट दिन भर हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें खाते हैं जिससे बॉडी में बहुत सारे मे बी वी प्रोड्यूस एसिड और द बेस, बट उसके बावजूद हमारे ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती. सो चलिए बफर सॉल्यूशन इसी इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन. ओके, नाउ हियर वी गो द डेफिनेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन. हमने यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से इसको लिखा है, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे भी. डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. सो बफर एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है हमने जानते हैं, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू रेजिस्ट लार्ज चेंज. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लार्ज चेंज मतलब हम उसमें एसिड डालेंगे. लेट्स सी we are taking a buffer solution. Let's say this is a buffer solution of pH 4. Buffer solution of pH 4. Now what is pH? pH is the concentration of hydrogen ion present in the solution. It is a scale by which we can measure the concentration of hydrogen ion in the solution. Solution में कितना हाइड्रोजन आयन है उसके बारे में हम pH के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे, बट फिलहाल इतना ही. pH मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन. सो सोचिए एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 4. नाउ व्हाट हैपन, आई एम एडिंग एसिड. एसिड मींस हाइड्रोजन आयन. आपने थोड़ा सा एसिड ऐड किया बट pH चेंज नहीं हो रहा है. आइडियली होना क्या चाहिए था? आइडियली होना चाहिए था कि pH 4 से 3 हो जाए, 2 हो जाए, क्योंकि आप एसिड में और एसिड डाल रहे हैं. सो pH कीप ऑन गोइंग टुवर्ड्स 1. जितना pH का वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक. सो एसिड डाल रहे हैं लेकिन इसमें pH चेंज नहीं हो रहा है. ओके, नाउ आई एम एडिंग बेस. ओके, आई एम एडिंग बेस. जब आप उसमें बेस ऐड कर रहे हैं तब भी उसका pH क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था. pH 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा होना चाहिए था. लेकिन ऐसी सॉल्यूशन का pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा आप एसिड या बेस कुछ भी ऐड करें. सो वही चीज हमने यहां पर लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू रेजिस्ट मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, चेंज नहीं होने देना, दैट इज रेजिस्ट
large changes in pH upon addition of small amount of either acid or base is called buffer solution. So this is what we exactly talk. यही चीज एग्जैक्टली हमने बताया और उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा. सो आफ्टर द डेफिनेशन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन? ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो चलिए हम आपको बताते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन. Okay, so after the definition, after knowing the definition of the buffer solution, it is primary requirement that we should know the properties of the buffer solution. एक buffer solution का क्या क्या properties हो सकते हैं, क्योंकि खाली इसी जगह से एक सवाल बन सकते हैं. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं what are the properties. You can see what are the properties of the buffer solutions. Number one, the pH of buffer solution does not change. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट ये सॉल्यूशन का एबिलिटी है, पावर है टू रेजिस्ट द पीएच इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड एंड बेस. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो आई एम मार्किंग इज टिक. नाउ द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम. इट मीन्स अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं, आपने 200 ml बफर सॉल्यूशन बनाया, मैंने और उसमें 200 ml पानी डाल दिया, तब भी उसका पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. इसका मतलब यह है कि बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, बाय डाइल्यूटिंग, ओके, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, बाय डाइल्यूशन, वी कैन नॉट चेंज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन. ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है. So we understood this one also. Now the third point, the pH of buffer solution remain constant for long time. मतलब the pH of the buffer solution is time independent. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बफर सॉल्यूशन आज हमने बनाया, आप 2 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम आप आएंगे, तब भी आपको उस सॉल्यूशन का pH उतना ही मिलेगा. So what does it mean? That the buffer solution का जो pH है time independent. So it is remain same for a long time. So these are the 3 properties of the buffer solution. So now before I discuss, because I know जो सबसे ज़्यादा important है, जो सबसे ज़्यादा हमारे मन में आ रहा है कि सर ये solution आखिर काम कैसे करता है, what is the mechanism of this solution, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले और एक अहम सेगमेंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या है. हम ये जो बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो एप्लीकेशन होगा. यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन. So let's discuss the application of the buffer solution. ये अक्सर देखा गया है कि एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ओके, भले वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉलेज के एग्जाम हो. ओके, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन. एप्लीकेशंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज वेरी वाइड. बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारा यूजेस है उसका. फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री एंड देयर आर मेनी मोर. Okay, so let's have a quick example. Okay, कुछ example मैं दूंगा आपको. In the preparation of the penicillin preparation, penicillin is a medicine, we know that. Penicillin preparation में we are using the buffer, that is sodium citrate we are using. Okay, again remember जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं to stabilize the pH. इसका मतलब जब भी हम ये बनाते हैं, हम नहीं चाहते कि pH चेंज हो, pH को फिक्स रखना है. और जब भी pH को फिक्स रखना है, you have to use the buffer solution or the buffer mixture. So अगर जैम एंड जेली, that is I think one of the most interesting thing. हम लोग जैम और जेली खरीदते हैं, खाते हैं. जैम और जेली ऐसा चीज नहीं है जो आपने एक बार में खोला खत्म हो गया. So jam or jelly mostly it takes 15 to 20 days, sometimes a month to finish the jar. But आपने एक चीज नोटिस किया है, from the taste in day 1 and the taste after 30 days remain same. एक ही से टेस्ट रहता है, क्योंकि वो खट्टा मीठा होता है, ऑब्वियसली उसका पीएच है. लेकिन ये उसका पीएच चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें भी हम लोग यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट टू फिक्स द पीएच. Milk of magnesia. Milk of magnesia is also in one of the use in the medicine. Okay, milk of magnesia हम उसको stabilize करते हैं by using magnesium citrate. And the most interesting thing, मैंने जानबूझ के एकदम आखिर में लिखा है,
क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था फॉर द इंजीनियरिंग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, जहां पर हमने बात की थी हाउ टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द वाटर। पानी का हार्डनेस हमें डिस्कस करना था, हमें मेजर करना था। नाउ टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ द वाटर हम लोग अक्सर जो करते हैं वी आर टाइट्रेटिंग बाय EDTA मेथड। हम पानी को EDTA से टाइट्रेट करते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एप्लीकेशन में भी आ सकता है, बिकॉज EDTA इज ए लिगैंड। So what we are using the buffer solution is a mixture of ammonium chloride and ammonium hydroxide to maintain the pH 10. So that is another application of the buffer solution, that to determine the hardness of the water. पानी का hardness जब हम measure करने जाते हैं with the help of EDTA method, we have to use the buffer and to maintain the pH 10. So that is another application of the buffer solution. So we find lot of other application, और भी बहुत सारे applications है। फिलहाल आपको साइट करने के लिए 4 हमने बताया है। That is enough if you want to write in the exam. So now we go the most important discussion of आज का जो वीडियो का वो है the mechanism. But mechanism से जाने से पहले जो चीज हमें जरूर समझना चाहिए वो है what is the common ion effect. Common ion effect is also there in our topic in ionic equilibrium के चैप्टर में आपको कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा। वही कॉमन आयन इफेक्ट हम पहले डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द बफर सॉल्यूशन एकदम आसान तरीके से। सो लेट मी डिस्कस द कॉमन आयन इफेक्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे मैंने बताया हम हमारे एक वीडियो के एकदम आखिर में जाके जो आज का टॉपिक का सबसे अहम चीज है मैकेनिज्म, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो जरूरी है वो है समझना कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? आपको नाम से तो पता चल रहा है कि आयन कोई तो ऐसा होगा जो कॉमन होगा और उसके वजह से कुछ असर होगा, और उसी का नाम देंगे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। लुक एट द डेफिनेशन। The effect can be defined as the ionization of the weak electrolyte suppressed. Weak electrolyte का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, ओके, डिक्रीज हो जाएगा, सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing an ion common to the weak electrolytes। मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का आयन कॉमन होगा तब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ऐसे चीज को, इस घटना को, इस इफेक्ट को हम नाम देंगे कॉमन आयन इफेक्ट। सो लेट मी टेक वन एग्जांपल लेट मी राइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट से CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सो ये देगा आपको H प्लस CH3COO माइनस। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके साथ हमने क्या किया? सो लेट मी ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ये एक वीक एसिड हमने लिया है, उसके साथ इसी का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने, CH3COONA। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए हम दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे हमने बताया कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को मिक्स कर रहे हैं, क्या होगा? सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3COONA, इसमें हमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फुल्ली डिसोसिएट होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड का ही एक सॉल्ट है। सो सोडियम एसीटेट डिसोसिएट होके क्या देगा? Na प्लस CH3COO माइनस। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन पहले से कम है वो इक्विलिब्रियम में है H प्लस CH3CO माइनस के साथ, ठीक है। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया इसका डिसोसिएशन फुल्ली ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे डिसोसिएट हो गया आप देखिए CH3COO, दिस इज अ कॉमन आयन, दिस इज अ कॉमन आयन। तो क्या हुआ? CH3CO आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया अकॉर्डिंग टू ले सटेलियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ा है। सो
CH3CO का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब क्या करेगा, हर कोई रिएक्शन खुद से इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। इक्विलिब्रियम में था, अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, कैसे? बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन CH3CO-। इस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। सो रिएक्शन क्या होगा, इधर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश करना है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम अगेन, द वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3CO- का कंसंट्रेशन बढ़ गया था, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन पहले से कम था, अभी उसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। आप उसको सप्रेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। सो कॉमन आयन इफेक्ट, इसीलिए एक बार फिर हम लोग इधर नहीं देखते हैं, हम खाली इधर देख के डेफिनेशन की बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली वही चीज इधर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो व्हाट्स आई सेड, कॉमन आयन इफेक्ट कैन बी डिफाइंड as the suppression of the dissociation of the weak electrolyte। weak electrolyte का dissociation कम हो जाना in presence of common ion or in presence of strong electrolyte when one ion is common। okay, so look at here, हमने वही लिखा है, the effect can be defined as the ionization of the weak electrolyte suppressed, कम हो रहा है, in presence of strong electrolyte containing an ion common टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जैक्टली वही चीज हमने डिस्कस किया है। सो लेट मी समराइज, इसको समराइज करते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों एक साथ आपने मिक्स किया, ठीक है, अगर कोई आयन कॉमन है दोनों में, तो उसमें क्या होगा, कॉमन आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज़्यादा है, वीक का ज़्यादा नहीं है। अब जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, फुल्ली डिसोसिएट हो गया, एक आयन कॉमन है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, दोबारा से इक्विलिब्रियम में जाना है रिएक्शन को, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका उसका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। So I hope all my students understand better and better with this way. Now we are going to discuss the most important discussion of this आज का topic का, that is the mechanism of the buffer solution. Okay, as I said, I am going to discuss the most important part, that is mechanism. But before I go for the mechanism, let me tell you that buffer solution दो प्रकार के हो सकते हैं। वन इज एसिडिक बफर, अनदर वन इज बेसिक बफर। ना एसिडिक बफर कब, जब हमें pH, अगर मैं ऐसा लिखूं, जब हमें pH 1 to 6 चाहिए, उसको रेंज को बोलेंगे एसिडिक बफर। बेसिक बफर जब हमें pH लेट्स से 8 to 14 चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे बेसिक बफर। 7 न्यूट्रल हम जानते हैं। अब बात यह है कि सर एसिडिक बफर कैसे बनाना है या बेसिक बफर कैसे बनाना है। एसिडिक बफर हम लोग कैसे बनाएंगे, इफ वी टेक ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। सो एसिडिक बफर बनाने का तरीका क्या है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। सिमिलरली बेसिक बफर कैसे बनाएंगे, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू मेक ए बफर मिक्सचर और बफर सोल्यूशन। एक बफर सोल्यूशन बनाने का सबसे आसान तरीका, आप एक वीक एसिड लीजिए और उसका सॉल्ट लीजिए, या तो वीक बेस या उसका सॉल्ट लीजिए। वीक एसिड लेंगे ऑब्वियसली एसिडिक बफर बनेगा, वीक बेस लेंगे बेसिक बफर बनेगा। सो वीक एसिड मोस्टली कॉमन CH3COOH, ओके, और उसका सॉल्ट CH3COONA। Okay, so let me tell you that. So this one CH3COOH, okay, and uska salt, this mixture is known as the acidic buffer। ये मिक्सचर एसिडिक बफर बनाएगा। बेसिक बफर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका सॉल्ट
ammonium chloride. So this mixture will give you a basic buffer. Okay, so weak acid और उसका salt, weak base और उसका salt. हाँ, हम खाली एसिडिक बफर के बारे में डिस्कस करेंगे और बेसिक बफर ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं. हम बेसिक बफर की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, एसिडिक बफर बताएंगे. आई थिंक दैट इज एनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सॉरी एसिडिक बफर. ओके, एज आई सेड एसिडिक बफर की डिस्कशन करने जा रहे हैं. एसिडिक बफर दो चीज़ों का मिक्सचर है. मैं एक बार बता दूं, स्टूडेंट को और अच्छा लगेगा कि बेसिक बफर में, सॉरी एसिडिक बफर में हम लोग ले रहे हैं वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट. सो दिस इज वीक एसिड और उसी का सॉल्ट. ओके, दिस मिक्सचर विल गिव यू द एसिडिक बफर. कैसे काम करता है, मैकेनिज्म, सबसे अहम चीजें डिस्कस कर रहे हैं. CH3COOH वीक एसिड. क्यों मैंने लिखा वीक एसिड, वहां तो लिखा हुआ था इसलिए लिखा, फिर से आपको बताया. वीक एसिड गिव्स यू इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें. सो वी आर गेटिंग आयनिक इक्विलिब्रियम लाइक H प्लस प्लस CH3COO माइनस. ओके, सो weak acid CH3CO minus. Now उसका salt भी है CH3COO Na, सोडियम एसीटेट. ये क्या है, salt, and this is strong electrolyte. strong electrolyte क्यों, तो fully dissociate होगा, यहां पर भी होगा fully dissociate. It will give you sodium ion plus CH3COO माइनस, सोडियम एसीटेट. ओके, सो ये मिक्सचर हमने ऑलरेडी बताया है. यही मिक्सचर हमें एसिडिक बफर बना के देगा. हमने लिया है. मैकेनिज्म, काम कैसे करता है जरूर बताएंगे. उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो मिक्सचर है इसमें ऐसा कौन सा चीज है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ऐसा कौन सा चीज है जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम है. तो चलिए हम आपको जरूर बताते हैं. सबसे पहली बात यह है कि वीक एसिड डिसोसिएशन काफी कम. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट पहले बताया. ओके, यू कैन सी द कॉमन आयन इफेक्ट. नाउ बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट वीक एसिड का डिसोसिएशन एकदम ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा. इसका मतलब वीक एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है. ओके, वीक एसिड का अमाउंट मिक्सचर में, ये मिक्सचर में वीक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा. हाइड्रोजन बहुत कम, CH3CO माइनस बहुत ज़्यादा. और देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फुल्ली डिसोसिएट होगा. ऐसे भी हमें सोडियम आयन, इसके साथ ज़्यादा कुछ काम लेना देना नहीं है. ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर द टू थिंग्स इन द सॉल्यूशन इज एट हायर कंसंट्रेशन. वन इज द वीक एसिड, अनदर इज दिस कॉमन आयन. ओके, अब चल देखते हैं होता क्या है. ओके, एडिशन ऑफ एसिड. आपने बाहर से एसिड ऐड कर दिया है. ओके, और हम एक बार फिर आपको ये भी बताएंगे कि एडिशन ऑफ बेस लाइक OH माइनस, अगर आप बेस ऐड करेंगे तो वो क्या होगा. ओके, एडिशन ऑफ एसिड एंड एडिशन ऑफ बेस क्या होगा, हम एक ही बोर्ड में, एक ही स्क्रीन में आपको दिखाएंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, वी कैन रिमेंबर बेटर, वी कैन राइट बेटर. ओके, एंड ऑब्वियसली वी एट द एंड वी विल फील मोर कॉन्फिडेंट. ओके, सो एडिशन ऑफ एसिड ऐड कर रहे हैं ये मिक्सचर में. जैसे ही आपने एसिड ऐड कर दिया, H प्लस वो एसिड है, ये क्या है, ये भी एसिड है. एसिड को पसंद नहीं करता, ऑब्वियसली ये बेसिक एलिमेंट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा. सो CH3COO माइनस जो हमारे सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, ये बेसिक पार्ट है, तुरंत इसके साथ रिएक्शन करके ये CH3COOH ये वीक एसिड बना लेगा. सो आपने एसिड ऐड करते ही बेसिक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, CH3COH ऐड करेगा. फिर एक सवाल आता है,
अक्सर ये सवाल मुझे पूछा जाता है कि सर ये तो एसिड ऐड करने के बाद फिर से एसिड बन रहा है, क्या ये हमारा पीएच को डिस्टर्ब नहीं करेगा? मेरा उत्तर है नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे वीक एसिड बन रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, अगेन कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन ना के बराबर है। मतलब H+ जैसे आपने दिया, CH3CO- के साथ रिएक्शन किया, वीक एसिड बनाया, बट ये वीक एसिड डिसोसिएट नहीं करेगा। अगर डिसोसिएट ही नहीं कर रहा है, जो आपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन ऐड किया था वो सॉल्यूशन से गायब हो गया, मतलब पीएच को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। सिमिलरली हम इसकी तरफ चलेंगे, एडिशन ऑफ बेस। आप OH- ऐड कर रहे हैं, आप बेस ऐड कर रहे हैं। बेस अगर किसी को पसंद करता है वो है एसिड को। सो इसके साथ रिएक्शन हो गया है, ये बचा हुआ है। मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा। मैंने बताया बेस जो है, ऑब्वियसली बेस ऑलवेज वांट टू रिएक्ट विद द एसिड। हमारे पास एसिड मिक्सचर में एक ही है एंड दैट इज CH3COH। तो CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपको देगा एक एसीटेट आयन और पानी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि पानी खुद न्यूट्रल है। तो इस तरीके से जो आपने OH- जो आपने बाहर से थोड़ा सा जो OH- ऐड किया था वो भी देखिए अभी गायब हो गया। अगर गायब हो गया मतलब सिंपल है कि OH- जो आपने ऐड किया दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द pH ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब बफर सॉल्यूशन में आप अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं, बफर सॉल्यूशन का पीएच में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है अभी हमें एकदम क्लियर हो गया है, क्योंकि जब हम बाहर से एक्स्ट्रा एसिड ऐड करते हैं तो तुरंत CH3CO बेसिक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो गया। अपने बाहर से बेस ऐड कर रहे हैं वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके, वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, और जब न्यूट्रलाइज ही हो गया पीएच को कोई असर नहीं हो रहा है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एसिडिक बफर। सिमिलरली बेसिक बफर को भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा उम्मीद है कि ऑल माय स्टूडेंट्स विल डू इट बाय देयर ओन। इफ देयर एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। एसिडिक, मेरे ख्याल से आज हमने बहुत एक अहम डिस्कशन किया है जो आपको हर प्रकार के एग्जाम में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।